हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़े थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। पहले भी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा 1857 से संबंधित जो भी छावनियों में किस किस छावनी में क्या क्या रहा है और उससे महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं वो सब हम एक साथ कर लेंगे। दूसरा, इस क्रांति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानकारी ले लेंगे। ये थोड़ा वीडियो में लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर बेसिक जानकारी से लगाकर जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है, अच्छे से अच्छा कोई क्वेश्चन बनता है, वो सब इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर हर सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति की जो है वो क्रांति क्यों हुई और उसकी रूपरेखा पहले तैयार करते हैं। उसके बाद हम 1857 की क्रांति तक आते हैं, उसके कारण क्या रहेंगे, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी क्रांति रही है, ये सब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1803 ईस्वी के अंदर एक सहायक संधि हुई थी। उस समय हमारे यहाँ जनरल गवर्नर थे, वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, और वो किसके नियंत्रण में थी आपको याद रखना है, मेटकॉप के नियंत्रण में थी। और ये सहायक संधि करने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि जैसे 1803 के बाद राजस्थान के अंदर ये पिंडारी और मराठे बहुत सारे आगे थे और राजस्थान के अंदर लूटपाट करने लगे थे। तो 1803 के अंदर सहायक संधि की गई थी और 1817 और 1818 के अंदर आश्रित पार्थक्य की संधि की गई थी। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ के जनरल गवर्नर थे। तो ये दोनों आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये रियासतें थी और रियासतें राजा महाराजाओं के अधीन थी। तो राजा महाराजा जो थे वो पिंडारियों और मराठों से काफ़ी ज़्यादा इस लूटपाट की वजह से परेशान थे। तो इस अंग्रेज़ों ने उनको सैनिक सहायता या फिर उनकी जो साम्राज्य था उनकी रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसा बताया था कि आप हमसे संधि कर लीजिए और आपको हम ये सुरक्षा प्रदान करेंगे मराठों और पिंडारियों से थे। तो ये इसी राजस्थान के राजाओं ने इस वजह से संधि करी थी। तो 1803 के अंदर सबसे पहले जो सहायक संधि करने वाले कौन सी रियासत थी और कौन से राजा था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 29 सितंबर 1803 को सबसे पहले भरतपुर रियासत के राजा रणजीत सिंह ने सहायक संधि करी थी। 1803 में सहायक संधि है, जबकि 1817-18 के अंदर आश्रित पार्थक्य की संधियाँ हुई थी। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। तब ये नया सिद्धांत आया था। देखिए, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग का काल था, आपको याद रखना है। मराठों के जो परेशानी थी, लूटपाट करते थे, उसके आक्रांताओं से बचने हेतु इस तरीके से किया गया था। सबसे पहले ये 9 नवंबर 1817 को करौली की जो रियासत थी, करौली रियासत, उसके हरबख्शपाल ने सबसे पहले इस आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। सहायक संधि पर सबसे पहले भरतपुर के जो रणजीत सिंह जी थे, उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और आश्रित पार्थक्य की जो संधि नए सिद्धांत आए, उस समय 9 नवंबर 1817 को करौली के हरबख्शपाल ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी आपको इस तरीके से याद रखनी है। सर्वप्रथम व्यापक व विस्तृत संधि कहाँ पे हुई थी, तो वो आपको याद रखना है। 1817 में कोटा के में हुई थी और अंतिम वो सिरोही के अंदर रही थी। तो ये थोड़ा सा समय रहा था, 1817-18 से चालू होकर 1823 तक ये आश्रित पार्थक्य की संधियाँ हुई थी राजस्थान के सभी रियासतों में। तो अंतिम कौन सी रही थी, सिरोही वाली रही थी। कब हुई थी, 11 सितंबर 1823 ईस्वी में। उस समय शिव सिंह जी वहाँ के शासक थे। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बेसिक जानकारी याद रखनी है। 1857 की क्रांति होने के पीछे कारण क्या क्या रहे, तो आपको याद रखना है। ये जो अंग्रेज थे, ये राज्य के आंतरिक मामलों के अंदर ये हस्तक्षेप करने लगे थे। धार्मिक और आर्थिक शोषण करने लग गए थे। सामंतों के जो अधिकार थे वो उनके पीछे उनके अलग तरीके की भावना वो प्रस्तुत करने लग गए थे। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्योंकि रियासत के अंदर राजा हुआ करते थे, ठिकाने में सामंत थे, और जो भी जागीर थी तो उसके जो है वो जागीरदार हुआ करते थे। तो ये सामंत जो है ये परेशान होने लगे थे। और सामंतों का मेन कार्य क्या था, वो राजाओं के द्वारा राजाओं के सामने अपनी सेना रखना। जब भी कभी राजा को ज़रूरत पड़े तो वो सामंत जो है अपनी सेना जो है वो राजा को देंगे, राजा की सहायता करेंगे। तो इस तरीके से ये सामंतों का कार्य था। तो ये सामंतों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गए थे। दूसरा, अफीम की खेती के ऊपर ये नियंत्रण करने लग गए थे। कौन, ये अंग्रेज।
अंग्रेज जो अधिकारी थे, इनकी कंपनियां थी, ये अपनी अपनी जगह छोटी छोटी कंपनियां नियुक्त करने लग गए थे। दूसरा, गोद निषेध जो नीति थी वो लेके आ गए थे। तो गोद निषेध नीति लाने की वजह से, यानी कि अगर किसी राजा के लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो किसी की गोद लेके फिर अपना शासन कार्य जो उत्तराधिकारी के रूप में रख सकता था। ये परंपरा के अनुसार चलता आ रहा था। लेकिन अंग्रेजों जैसे अंग्रेज आए तो इन्होंने इस गोद नीति जो निषेध नीति लेके आ गई कि आप किसी भी अपना वंश जो है वो है अपना पुत्र, तो तब तक तो ठीक, जैसे ही नहीं हुआ या आपको गोद लेना पड़ेगा तो आप गोद नहीं ले सकते, वो पूरा साम्राज्य वो ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने इस तरह की गोद निषेध नीति लेके आने की वजह से भी यहाँ के राजा और वो काफ़ी परेशान हो रहे, और इस वजह से 1857 की क्रांति होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण रहा था। अब आगे हम देखते हैं, जैसे जोधपुर के अंदर जो सबसे पहले ये 1857 के इन्होंने आश्रित पार्थक्य की संध्या करी थी, तो इन संधियों का सबसे पहले विरोध किसने किया और कौन कौन से राजा थे जिन्होंने किया? देखिए, राजपूतानों में सर्वप्रथम संधियों का उल्लंघन करने वाले शासक जोधपुर के मान सिंह राठौड़ थे और दूसरा भरतपुर के रणजीत सिंह जी थे। तो इन दोनों ने जो संधियाँ हुई थी उनका भरसक उल्लंघन किया था, और उनके उल्लंघन करने के लिए कौन कौन से शासक थे तो इनके बारे में भी एग्जाम पूछा जाता था, आपको याद रखना है। मान सिंह राठौड़ और भरतपुर के रणजीत सिंह जी। जोधपुर जो लीजन थी उसके अंदर आपको कौन कौन सा क्षेत्र आपको याद रखना है? डीडवाना, नागौर, इसमें यहाँ पे जोधपुर लीजन की स्थापना करी थी। आपको इस तरह से याद रखते हुए आगे बढ़ता रहना। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय जब क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? क्योंकि एजीजी था वो अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वहाँ पर बैठा करता था, वो वहाँ से पूरी जो है निगरानी रखता हुआ अपना कार्यकाल देखता था। तो उस समय एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इस 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्हों के बारे में आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, एजीजी के बारे में पूछा गया है, कौन था, कब था, कैसा था। तो आपको याद रखना है, प्रतीक से संबंधित कमल का फूल और चपाती, ये दो प्रतीक चिन्ह थे। कमल का फूल जो है वो भारतीय सैनिक प्रयोग करते थे, और जो चपाती थी उसका प्रयोग जमींदार और सामंत किया करते थे। तो प्रतीक कौन कौन से थे? कमल का फूल और चपाती। अब 1857 के समय जब राजस्थान में क्रांति हुई थी तो उस समय कुल मिलाकर 6 छावनियाँ हुआ करती थी। तो 6 छावनियों के बारे में भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी छावनी थी और वो उसका क्षेत्र कौन सा था। दूसरा, 6 में से 4 छावनियाँ ऐसी थी जहाँ पे सैनिक विद्रोह हुआ था, लेकिन 2 में नहीं हुआ था। तो वो भी आपको इस तरीके से याद रखेंगे। देखते हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, नसीराबाद छावनी जो थी वो सैनिक छावनी वो अजमेर के अंदर थी। यहाँ पे कुल मिलाकर 4 सैनिक टुकड़े रहती थी, जैसे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरी मुंबई लॉन्सर्स और चौथी थी मेरवाड़ा लॉन्सर्स। इस तरीके से आपके ये 4 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान की सबसे प्रमुख सैनिक छावनी यही नसीराबाद वाली थी। दूसरी थी ब्यावर सैनिक जो है वो भी आपके अजमेर में थी, यहाँ पे मेहत लीजन थी। और तीसरी थी खेरवाड़ा जो कि उदयपुर की थी, और उदयपुर में खेरवाड़ा पड़ता है तो उदयपुर के अंदर आता है, यहाँ पे भील लीजन थी। ब्यावर और खेरवाड़ा यहाँ की सैनिक छावनियों के अंदर किसी भी तरह से सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है देवली टोंक, ये देवली टोंक में पड़ता है यहाँ की सैनिक छावनी। नीमच जो कि अभी वर्तमान में एमपी, अदरवाइज ये उस समय 1857 की क्रांति के समय ये मेवाड़ का क्षेत्र था, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत ही आता था। फिर जब एकीकरण हुआ था, एकीकरण के बाद ये नीमच जो है वो एमपी को दे दिया गया था, और सुनील टप्पा झालावाड़ के अंदर मिला दिया गया था एमपी का। तो ये थोड़ा सा राजस्थान से संबंधित आपको जानकारी याद रखनी है। नीमच एमपी की जो छावनी थी वो, और छठी जो छावनी थी हिरनपुरा, ये सैनिक छावनी थी, ये जोधपुर लीजन के अंतर्गत आती थी। तो वापस बता देता हूँ, नसीराबाद सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी, फिर आपकी खेरवाड़ा सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी और हिरनपुरा सैनिक छावनी। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों के अंदर कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग रियासत, कौन कौन सी रियासत में उस समय कौन कौन से शासक थे, और उस रियासत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंट
क्योंकि राजस्थान में एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जो कि अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत था, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक पॉलिटिकल एजेंट था अंग्रेजों के द्वारा एक असाइन किया हुआ था। तो वो कौन कौन था, तो वो आपको इस टेबल के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जोधपुर, जब 1857 की क्रांति हुई थी, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह जी वहाँ के शासक थे, और यहाँ पे मैक मोशन की उस समय नियुक्ति हुई थी। काफ़ी टाइम से वो चल रहे थे। 1839 ईस्वी में मैक मोशन यहाँ के जो थे वो पॉलिटिकल एजेंट थे, तो तब से लगाकर वो मैक मोशन ही थे। जयपुर रियासत के उस समय शासक थे राम सिंह जी सेकंड, और मेजर ईडन थे, वो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ क्षेत्र में स्वरूप सिंह जी थे शासक, और महाराणा स्वरूप सिंह जी, और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे मेजर शावर्स था। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको इस टेबल के थ्रू जानकारी लेनी है। कोटा रियासत में राम सिंह जी सेकंड थे। देखिए, जयपुर में भी राम सिंह थे और कोटा के अंदर भी राम सिंह सेकंड थे, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों के पॉलिटिकल एजेंट अलग अलग थे। मेजर ईडन थे, वो जयपुर रियासत के थे, और मेजर बर्टन कोट के, जैसे कोटा को आप कैसे याद रखेंगे कि हम जब कोट पहनते हैं तो बटन लगाते हैं, तो कोटा में बर्टन, मेजर बर्टन, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी और बेसिक जानकारी हम इस तरीके से याद रखते हैं कि राजपूताना रेजिडेंसी है, उस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 के अंदर दिल्ली के अंदर हुई थी। किसकी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1818 के अंदर दिल्ली के अंदर हुई थी। उसका प्रधान और मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपूताना था, जो प्रथम डेविड ओक्टरलोजी था। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे जाके 1818 के बाद 1832 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा इसको लाया गया था, और उसका मुख्य अधिकारी एजीजी बनाया था, और उसका प्रथम एजीजी जो था वो मिस्टर लोकेट को बनाया गया था। ये अंग्रेजों के द्वारा ये राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना करी गई थी। 1857 की ईस्वी के समय एजीजी था वो पैट्रिक लॉरेंस के बारे में हमने अभी बताया था, और इसका जो अस्थायी मुख्यालय था वो माउंट आबू के अंदर बनाया गया था, और 1845 ईस्वी के अंदर 1845 में माउंट आबू में बनाया गया था, क्योंकि मई जून के अंदर राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अंग्रेजों को ये गर्मी सहन नहीं होती, तो इस वजह से माउंट आबू हिल स्टेशन है, ऊंचाई पे बना हुआ है, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पे इन्होंने अस्थायी राजधानी बना रखी थी। अब राजस्थान का एक नक्शे के अनुसार हम देखते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा के अंदर आपका एजीजी था, जो कि पैट्रिक लॉरेंस के नाम से था, लेकिन मारवाड़ के अंदर सिरोही, मेवाड़, प्रतापगढ़, कोटा और भरतपुर, इसमें पॉलिटिकल एजेंट था, जिसको हम पीए कह सकते हैं। तो देखिए, मारवाड़ के अंदर मोकमेशन था, जबकि सिरोही के अंदर मेजर हॉल था, मेवाड़ में मेजर सावस था, प्रतापगढ़ में मेजर रॉक था, कोटा के अंदर मेजर बर्टन, और भरतपुर के अंदर मॉरिसन। ये उस समय भरतपुर के शासक जसवंत सिंह जी थे, जो कि अवयस्क थे। ये भी आपको हम अभी बता दें, लेकिन जब हम भरतपुर पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बढ़ाएंगे, क्योंकि जसवंत सिंह जी उस समय अवयस्क थे। और अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मॉरिसन नहीं होकर और कोई ऑप्शन में आता है, तो आपको याद रखना है निक्सन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, क्योंकि कक्षा 12 की जो आरबीसी की बुक है उसके अंदर मॉरिसन की जगह निक्सन नाम से दे रखा है। तो निक्सन को भी आपको याद रखना है, मॉरिसन को भी याद रखना है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में मिल सकता है। निक्सन पूछे तब भी सही है, मॉरिसन पूछे तब भी सही। किसके लिए? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होने के पीछे मेन कारण क्या था। देखिए, जो सैनिक थे उनके पास एक राइफल हुआ करती थी जिसका नाम था ब्राउन बेल। वो ब्राउन बेल एक दूसरी राइफल के रूप में रिप्लेस हो रही थी। देखिए, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस यूज करने होता था, वो कारतूस उसके ऊपर एक कवर आया करता था, उस कवर को काट कर या तोड़ कर फिर कारतूस को उसमें लोड करना पड़ता था। तो उस कारतूस के ऊपर जो कवर था, उस कवर को काटने के लिए जो सैनिक था वो अपने मुंह से, दांतों से उसको काटना पड़ता था उस कवर को, फिर उसमें जो कारतूस था उस कारतूस को बंदूक में लोड करके फिर जहाँ भी फायर करना होता था तो वो करते थे। तो जो कवर था वो गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर बना हुआ था, ऐसा
उस समय ऐसा बताया गया था। देखो आपको ये याद रखना है, गाय और सूअर की चर्बी से बना कारतूस का कवर था। इसको तोड़कर ही उस बंदूक में उस कारतूस को लोड करके फिर आगे फायर करना होता था। तो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए पवित्र माने जाने की वजह से, मतलब धार्मिकता की वजह से, ये धार्मिक जो हिंदू और मुसलमानों के गाय और सूअर ये धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से वो इसको मना कर रहे थे कि हम इसका यूज नहीं करेंगे, और नहीं करने की वजह से इन्होंने जो मना करने की वजह से फिर एक जो है कारण रहा था। सबसे पहले मना करने के लिए बैरकपुर छावनी जो कि कोलकाता के अंदर है, कोलकाता बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक थे। उस ब्राह्मण सैनिक का नाम था मंगल पांडे। उसने सबसे पहले विरोध किया, और विरोध करने के लिए आपने जो है ह्यूसन और बौद्ध की उन्होंने हत्या कर दी। जैसे हत्या करी तो ये सबसे पहले वहाँ पर बैरकपुर छावनी के अंदर ये क्रांति भड़की। तो कब, देखिए आपको याद रखना है, 29 मार्च 1857 को इन्होंने हत्या कर दी। जैसे हत्या करी उसके कुछ दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ये बैरकपुर छावनी से संबंधित हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अगर किसी को 1857 की क्रांति से संबंधित अगर किसी को फांसी लगाई गई थी वो कौन थे? मंगल पांडे। कब लगाई थी? 8 अप्रैल 1857। लेकिन ये 8 अप्रैल 1857 को वहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो यूपी के मेरठ छावनी में सूचना 10 मई को मिली थी, 10 मई 1857 को। फिर क्रांतिकारी जो है दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। तो दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में बंद कर दिया गया था। फिर उसके स्थान पर बख्त खान ने इनकी क्रांति का नेतृत्व किया था। राजस्थान में क्रांति की जो सूचना मिली थी वो 19 मई 1857 को मिली थी। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, और जो समाचार पत्रों के द्वारा और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। इस वजह से हमारे राजस्थान में 19 मई 1857 को क्रांति हुई थी, या क्रांति की सूचना मिली थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए अब सूचना मिलने पर क्या हुआ था, देखिए आपको याद रखना है। अजमेर में जो मेन हमारे एजीजी हुआ करते थे, यहाँ पे नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद छावनी के अंदर 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पे मुंबई लांसर्स और मेरवाड़ा लांसर्स, इस तरीके से 4 सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। तो इस 15वीं बंगाल नेटिव जो सैनिक टुकड़ी थी, इसके ऊपर अंग्रेजों को संदेह हुआ था। तो अंग्रेजों को इस तरह से संदेह हुआ था कि क्या पता ये हमारी सुरक्षा न करे, हमारे ऊपर किसी तरीके से ये हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमें मार दे। तो यहाँ इनको संदेह होने की वजह से मेयर लीजियन कोटा के सैनिकों को बुलाया गया था अजमेर, और इनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब इनको हटाकर इनको अजमेर अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। तो उस समय जो एजीजी था वो आपको जॉर्ज पैट्रिक के बारे में आपको याद रखना है। और सिरोही के अंदर अस्थायी चीफ कमिश्नर जो कि माउंट आबू में 1845 को स्थापना करी गई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इन्होंने यहाँ पे संदेह होकर इन्होंने न्यूबरी की सबसे पहले हत्या कर दी थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। देखिए 19 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की सूचना सबसे पहले एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में पहुंच गई थी, और एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा हेतु ब्यावर से 2 मेयर लीजियन की टुकड़ियां और कोटा से डीसा और यूरोपीय टुकड़ियों अजमेर में बुला दी थी। और अजमेर के अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेज दिया था, और यही मेन और मुख्य कारण रहा था। इस तरीके से आपको याद रखना है। राजस्थान में सैनिक टुकड़ियों से संबंधित आपको याद रखना है। सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी जिसके अंदर विद्रोह हुआ था? तो याद रखना है 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर सूचना हुई थी तो अंग्रेजों में एक भय सा हो गया था
और ये 15वीं और 30वीं नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और ये दूसरी ब्यावर से और ब्यावर से और कोटा से 2 जगहों से यहाँ के जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनको अजमेर में बुलाया और उनको यहाँ से हटा दिया था। तो इस वजह से ये सबसे पहले ये नसीराबाद के अंदर विद्रोह हुआ था। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, एक बख्तावर सिंह, उसके द्वारा ये जो न्यूबरी था, मैंने आपको बताया था, इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करने पर ही ये संदेह करना स्टार्ट कर दिया था। तो न्यूबरी, प्रिचार्ड और आपको याद रखना है स्पार्टस्पूर्न की हत्या कर दी थी इन्होंने, और हत्या करने के बाद ये सैनिक जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। हिथकोट और वोल्टर ने इन सैनिकों का दिल्ली तक पीछा किया था, इनको रोकने का प्रयास किया था, जबकि ये असफल प्रयास रहा था इनके द्वारा। 18 जून 1857 को नसीराबाद सैनिक टुकड़ी जो दिल्ली की तरफ रवाना हुई थी, तो वो दिल्ली पहुंच गई थी, और जोधपुर जाते समय नसीराबाद के अंग्रेज जो परिवार थे उसमें से कर्नल पेन्नी, इनका हृदयघात से मृत्यु हो गई थी। बीच रास्ते में ही किन की मृत्यु हो गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कर्नल पेन्नी। और उस समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह जी थे, और इन तख्त सिंह जी ने इनको न्योता दिया था अंग्रेजों को। तो आपको इस तरीके से अभी याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं नीमच में विद्रोह कब हुआ था, और नीमच से संबंधित फिर टॉक भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों हम साथ में पढ़ लेते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए 3 जून 1857 को नीमच के अंदर ये विद्रोह हुआ था, और यहाँ के प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था एबॉट। कौन था? एबॉट। इसने कस्में दिलाई थी, और यहाँ के जो कप्तान थे वो मैकडोनाल्ड थे। आपको ये याद रखना है। इस कप्तान ने यहाँ पे कस्में किस तरीके से दिलवाई थी? ये जो कुरान और गंगा की कस्में दिलवाई थी, जिगीता की कस्में दिलाई थी कि आप हमारे वफादार रहेंगे, आप किसी भी तरह से विद्रोह नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कस्में दिलाई थी। लेकिन हीरालाल बेग और मोहम्मद अली ने रात को 11 बजे इन सभी की जो कस्में थी वो सब की सब कस्में तोड़ दी थी, और ये देवली टोंक की तरफ 5 जून 1857 को आगे बढ़ गए थे, और फिर कोटा होते हुए दिल्ली की तरफ ये रवाना हो गए थे। जबकि पैट्रिक लॉरेंस के और हार्ड केसल और वोल्टर ने इनको रोकने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था, लेकिन ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ पे जब विद्रोह हुआ था, इन्होंने कस्में खा ली, कस्में तोड़ दी। तो यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज इनसे डर गए थे, और लगभग 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से भाग कर अपनी जान बचाकर भागे। तो डुंगला गांव से होते हुए ये भागे थे। तो डुंगला गांव में सबसे पहले एक रूगाराम किसान ने इन सभी अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज परिवार के जो भी लोग थे, इनको यहाँ पर शरण दी थी। फिर यहाँ का जो शासक था वो मेवाड़ एरिया में आता था, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने इनको शरण दी थी। कहाँ पे शरण दी थी तो यह भी आपको याद रखना है। मेजर सावर्स और जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन सबको ये उदयपुर लेके आ गए थे। उदयपुर के अंदर पिछोला जेल में जग मंदिर में इनको शरण दी थी। तो ये सारी की सारी घटना आपको याद रखनी है। आगे ये सब के सब अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे वो 20 जून 1857 को आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ ये पहुंच गए थे। दिल्ली कब पहुंचे? 20 जून 1857 को ये सभी की सभी क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए थे। ये एक तरीके से विद्रोह था। अब दूसरा, नीमच के अंदर फिर दूसरी बार भी विद्रोह हुआ था। वो दूसरा जो 12 जून का विद्रोह माना जाता है, ये दूसरा विद्रोह माना गया नीमच के अंदर, क्योंकि पहला मैंने आपको बताया था 3 जून को हुआ था, और 3 जून को ये घटनाक्रम होते हुए देवली टोंक होते हुए कोटा के रास्ते चलते हुए ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गया, दिल्ली पहुंच गया। लेकिन दूसरा 12 जून को हुआ था, और यहाँ पे सैनिकों ने किया था। लेकिन जैक्सन, एक अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन, उसने इस विद्रोह को पूरा तरीके से दबा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। टोंकनी जो देवली है वो टोंक के अंदर पड़ती है, देवली छावनी में नीमच के सैनिकों का विद्रोह किया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं एरिनपुरा छावनी से संबंधित, जो कि एरिनपुरा पाली के अंदर पड़ता है, और पाली जो है जोधपुर लीजन के अंतर्गत आता है। यहाँ जोधपुर लीजन में लगभग 2000 से ज़्यादा सैनिक थे, और 2000 में से 1400 सैनिक ऐसे थे जो पैदल सैनिक थे,
और 600 सैनिक ऐसे थे जो घुड़सवार सैनिक थे। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कितने टाइप के सैनिक थे, कौन कौन से थे, कौन सी लीजन में, तो जैसे जोधपुर लीजन में। एरिनपुरा के यहाँ पे तपेदर था जिसका नाम था मोती खां और शीतल प्रसाद। इनके यहाँ पे 21 अगस्त 1857 को ये तारीख याद रखनी है। जोधपुर लीजन के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। कुछ सैनिक अनाद्रा रोवा, ये जो गांव सिरोही के ठाकुर जगत सिंह के विद्रोह को दबाने हेतु तो वहाँ पे गए हुए थे, और कुछ यहाँ इसके इस टुकड़ी के अंतर्गत थे। तो 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह किया था, और पूर्वीय सैनिक ये 21 अगस्त के बाद 23 अगस्त को ये एरिनपुरा पहुंचकर तपेदर, मोती खां व शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी का बिगुल बजा दिया था। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको एरिनपुरा से संबंधित आपको याद रखनी है। कहाँ कितने सैनिक थे, ये कहाँ थे, 21 तारीख को कहाँ थे, 23 तारीख को कहाँ थे, और इनको जोधपुर लीजन के सैनिकों को पूर्वीय सैनिक कहा जाता था। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अंग्रेज अधिकारी उस समय देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एजीजी जो कि आपके माउंट आबू में थे, तो माउंट आबू में पैट्रिक जॉर्ज लॉरेंस था, तो उसका जो पुत्र था वो एलेक्जेंडर था। अब क्रांतिकारी जैसे आगे बढ़े तो इनका नेतृत्व किसने किया था, ये भी आपको याद रखना है। एरिनपुरा छावनी के अंदर सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था, तो आसोप गांव है, वहाँ के आसोप जोधपुर में पड़ता था, वहाँ के शिवनाथ सिंह जी ने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, और इन्होंने एक नारा दिया था जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा दिया था। किसने दिया था, शिवनाथ सिंह जी ने थे। शिवनाथ सिंह जी कहाँ के थे, आसोप जोधपुर के रहने वाले थे। ये जैसे जैसे आगे बढ़े तो नारनौल एक हरियाणा में स्थान पड़ता है, वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इनको एक सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों से ये पराजित होकर वापस ये अहुआ पाली के अंदर आ गए थे, और पाली के अंदर इनको शरण किसने दी, तो वो आपको याद रखना है, ठाकुर कुशाल सिंह जो कि चंपावत है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इन जो सैनिक थे, इन क्रांतिकारियों को यहाँ इनको शरण मिली थी। किसके द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह जी के द्वारा। तो अब आपको याद रखना है, जोधपुर में उस समय शासक कौन था, तख्त सिंह जी था, और तख्त सिंह जी के एक सैनिक थे, या फिर हम कैसे कह सकते हैं एक किलेदार थे, जिनका नाम था ओनार सिंह। ओनार एक ही बात है, ओनार सिंह जी। ये बिथोड़ा गांव आते हैं पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर, तो यहाँ पे इन्होंने युद्ध किया था। 8 सितंबर को यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो आपको यह याद रखना है, सैनिकों के समर्पण हेतु अब्बास अली एवं एक अन्य दल, हमें कह सकते हैं अन्य दूत, जो पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचे, लेकिन समर्पण पर सहमति नहीं बनी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 8 सितंबर को यहाँ बिथोड़ा में एक युद्ध हुआ था। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी सैनिकों के नेतृत्व किया था और बिथोड़ा में पड़ाव डाल दिया था। जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर ये कार्रवाई नहीं करने पर सेना को जॉर्ज पैट्रिक ने एक संज्ञा दे दी थी, द डांसिंग ऑर्डर लाइन ऑफ रिबेल। ये क्या था, किसने कहा था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इस तरीके से कहा था। 7 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना ने क्रांतिकारियों का घेराव कर लिया था। तो घेराव करने के बाद 1857 को ये 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के पास यहाँ पे पाली के अंदर युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत एक तरफ थे, जिसका ये सारे सैनिक थे, आपके शिवनाथ सिंह जी थे। इस तरह से इन सभी ने मिलकर युद्ध किया था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह जी, उनके सेनापति थे ओनार सिंह, पंवार और राजपूत लोडा और हितकोट, ये सब मिलकर ये कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध युद्ध किया, जिसको बिथोड़ा का युद्ध कहा गया। इसके अंदर कुशाल सिंह जी विजय हुए थे, और तख्त सिंह जी के जो सेनापति थे ओनार सिंह, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किलेदार ओनार सिंह पंवार, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था जिसमें कुशाल सिंह जी विजय हो गए थे, तो विजय होने के पश्चात ये जो क्रांति को दबाने का, बिथोड़ा विजय के पश्चात क्रांति को दबाने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मॉकमसन संयुक्त अपनी सेना लेकर यहाँ पे पहुंचे थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब सेना लेकर पहुंचे तो चेलावास नामक एक स्थान है, चेलावास पाली में पड़ता है, यहाँ पे युद्ध हुआ था। वो 10 दिन बाद हुआ था, वो 10 दिन 18 सितंबर 1857 को कहा था। तो आपको याद रखना है, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ था,
और चेलावास का युद्ध जो है 18 सितंबर को हुआ था। इस चेलावास, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस दोनों मिलकर संयुक्त सेना लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो इसलिए इनको गोरों का युद्ध कहा गया, क्योंकि अंग्रेज गोरे होते और राजस्थान के अंदर इनको जो भी हैं इनको काले कहा जाता था, काले लोग। तो इनको इस युद्ध को, चेलावास के युद्ध को काले और गोरे का युद्ध कहा गया। इसमें कुशाल सिंह जी और अंग्रेज सेना का, अंग्रेज में जो मैकमोसन था वो पीए था, ये मैकमोसन जोधपुर रियासत का था, दूसरा पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी था। इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें फिर से कुशाल सिंह जी विजय हुए थे और मैकमोसन यहाँ पे मारा गया था और मारा गया। फिर इसका जो सिर था वो अवो के किले पर लटका दिया था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, जिससे अंग्रेज अधिकारी काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए थे। अब आगे देखते हैं हम। चेलावास विजय के बाद यहाँ पे अहुआ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 5 जगह हैं। देखिए, सबसे पहले भीमलाट बयाना दुर्ग के यहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, अहुआ पाली में है और जैसलमेर में। इन सभी जगह विजय स्तंभ है, जो कि किसी न किसी विजय के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। ये इस तरीके से आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अब लॉर्ड कैनिंग के पास ये न्यूज़ पहुंच गई थी, क्योंकि वो जनरल गवर्नर थे। उन्होंने एजीजी को बुलाया था और एजीजी के साथ पालनपुर और नसराबाद की एक सेना बुलाई गई थी, जिसके अंदर 20 जनवरी 1858 को होम्स के जो नेतृत्व में जो सेनापति उसमें होम्स था, उसने फिर अहुआ पहुंचे थे और अहुआ यहाँ आकर युद्ध किया था। लेकिन युद्ध करने से पहले ही कुशाल सिंह जी यहाँ से फरार हो गए थे और कुशाल सिंह जी ने अपने छोटे भाई, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, उसको यहाँ का किलेदार बना दिया गया था और वो राजसमंद के कोठारिया के यहाँ पे रावत जोध सिंह के यहाँ पे शरण में चले गए थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1858 को अधिकार कर लिया था यहाँ पे और दबा दिया गया था जो भी क्रांति हुई थी। कहाँ पे? आपके एरिनपुरा वाली जो क्रांति रही थी उसको पूरी तरीके से अंग्रेजों ने दबा लिया था। कब? 24 जनवरी 1858। अब आगे हम देखते हैं सुगाली माता से संबंधित, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। ये काली माता का रूप है, काली माता का अवतार के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ इन माता जी के 10 मुख और 54 हाथ हैं। ये जो आपको मैंने अभी तक बताया कुशाल सिंह जी, इनकी चांपावतों की कुलदेवी मानी जाती हैं। 1857 की क्रांति हुई थी तो उसकी ये आराध्य देवी, क्रांतिकारियों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। ये जो होम्स था, इस होम्स ने इस सुगाली माता को पुष्कर लेके आ गए थे और बाद में राजकीय संग्रहालय जो कि पाली में इनको रखवाया गया था। लेकिन बाद में अभी जैसे हम ये कह सकते हैं कि इससे पूर्व जो वसुंधरा राजे थे हमारे सीएम, उन्होंने जब भी विधानसभा चुनाव हो रहा था तो 2018 के अंदर विधानसभा चुनाव के समय ही ये सुगाली माता को वापस अहुआ में स्थापित करवाने का कार्य किया था। तो इस तरीके से ये घटना आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम 8 अगस्त 1860 वाली बात हम देखते हैं, क्योंकि कुशाल सिंह जी यहाँ से फरार हो गए थे। कुशाल सिंह जी फरार होने के बाद ये राजसमंद के कोठारिया गांव के रावत जोध सिंह के यहाँ पे शरण लेते थे। लेने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये नीमच की तरफ चले जाते हैं। नीमच में ये कुशाल सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और आत्मसमर्पण करने के बाद एक मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इस पूरी जांच करी गई थी कि आप लोगों ने विद्रोह क्यों किया था और अंग्रेज अधिकारी को क्यों मारा गया था। तो इनको फिर निर्दोष साबित करके इनको 10 नवंबर 1860 को बाइज्जत बरी कर दिया था। तो ये जो मेजर टेलर आयोग का गठन किया था तो इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट करी थी ये आपको याद रखना है। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को अंग्रेजों ने ये रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। किनको? कुशाल सिंह चंपावत को। तो ये सारी जानकारी आपने एरिनपुरा संबंधित जो छावनी है उनसे संबंधित आपकी जानकारी ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटा का जन विद्रोह। देखिए यहाँ के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह सेकंड थे। मैंने आपको बताया जयपुर में भी राम सिंह जी थे, लेकिन वो महाराजा लगाते थे, लेकिन
कोटा के महाराव लगाते हैं। तो महाराव राम सिंह सेकंड। यहाँ पे जो पीए था वो मेजर बटन था और मेजर बटन के पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर। इनकी भी यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे हत्या कर देंगे, देखिए। और एक मेजर बटन के डॉक्टर थे, निजी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर हम ऐसे कह सकते हैं, जो कि कोटम और सेडलर थे। नीमच की तरफ से जो अंग्रेज सैनिक लौटे थे, तो ये नीमच से मेजर बटन लौट रहे थे। 12 अक्टूबर को ये वापस नीमच से यहाँ कोटा आए थे। कुछ बुक्स के अंदर 5 अक्टूबर लिखा हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नीमच से कब आए थे मेजर बटन, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो ये मेजर बटन वहाँ चले गए थे, लेकिन नीमच से ये वापस कोटा आए थे 12 अक्टूबर को। कुछ बुक्स 5 अक्टूबर मानती हैं। इन जन विद्रोह के अंदर मेहराब खां और लाला जयदयाल ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? इस मेजर बटन के जो पुत्र हैं और इन डॉक्टर की यहाँ पे हत्या कर दी थी। और मेजर बटन का गला काट के फिर पूरे के पूरे कोटा में इन जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने पूरे कोटा के अंदर पूरा घुमाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो नेतृत्व करने का कार्य किया था वो लाला जयदयाल, जो कि मथुरा के रहने वाले थे, और मेहराब खां, जो कि करौली के रहने वाले थे। ये जो विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन और नारायण पलटन, इन दोनों सैनिकों की जो टुकड़े थे उनके अंदर हुआ था। सभी अंग्रेजों को मारकर, क्योंकि इनको मार दिया गया था, ये चारों पांच थे, क्योंकि इनके पुत्र थे, मेजर बटन था और 2 डॉक्टर थे। इन सबको मारकर और मेजर बटन का जो है गला काटकर पूरा सिर को पूरे कोटे में घुमाया था। और फिर मारकर राम सिंह सेकंड को इनको नजरबंद कर दिया था। किन्होंने? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। 15 अक्टूबर 1857 को। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे जब इनको पता चला एजीजी कौन था उस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके जो सेनापति था वो रॉबर्टसन को कोटा दुर्ग में क्रांतिकारियों को दबाने हेतु भेजा गया। तो रॉबर्टसन के साथ करौली के जो मदनपाल सिंह थे वो, और पीपलदा के अजीत सिंह, और घेंथी एक भिलौड़ा में स्थान पड़ता है जहाँ के चतुर्भुज, इन तीनों चारों ने मिलकर रॉबर्टसन का साथ दिया। और रॉबर्टसन के साथ मिलकर ये राम सिंह जी को छुड़ाने के लिए जो नजरबंद कर दिया था कोटा के अंदर, उनको छुड़ाने हेतु ये सब लोग चल पड़े। कोटा दुर्ग पर फिर इन्होंने आक्रमण किया था। और 30 मार्च 1858 को जयदयाल व मेहराब खां को फांसी दे दी गई और 6 माह के बाद क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग को आज़ाद किया था। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये 6 माह तक इन क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। ये पूरी की पूरी घटना जैसे ही आगे बढ़ी तो रॉबर्टसन की सेना के आक्रमण के समय क्रांतिकारियों ने संबलगढ़, जो कि एमपी के अंदर पड़ता है, संबलगढ़ के शासक गोविंद राव विठल के सैनिक सहायता मांगी थी। किसने मांगी थी? मेहराब खां ने। तो ये आपको याद रखना है। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ के व्यापारी से 51 रुपए की ये व्यापारिक दंड वसूला था। ये भी आपको याद रखना है। कितना? 51 रुपए का। कौन सा? व्यापारी दंड वसूला था। कोटा का एक महल था जिसका नाम था महाराजा गुसाई। ये राम सिंह जी की यहाँ पे 9 शर्तें थी जो कि क्रांतिकारियों का समझौता हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड रॉबर्ट आयोग यहाँ पे बनाया गया था। आगे जैसे जैसे ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था तो राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी थी वो तोपों की सलामी घटा दी गई थी, अब 15 से 11 कर दी गई थी। और मदन पाल सिंह जो कि करौली में अंग्रेजों की सहायता है तो ये कोटा में इसके साथ आए थे रॉबर्टसन के साथ, तो मदन पाल सिंह की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। और मदन पाल को एक उपाधि दी जिसका नाम था GCSI की उपाधि, जिसका GCSI का नाम ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये मदन पाल को एक नई उपाधि प्रदान कर दी थी। तो आपको इस तरीके से पूरी की पूरी जानकारी याद रखनी है। राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन
सर्वाधिक समय कोटा दुर्ग ही रहा था, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक विप्लवकारी विद्रोह माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? कोटा वाला। अब आगे हम देखते हैं भरतपुर का जन विद्रोह, क्योंकि भरतपुर में जन विद्रोह इसलिए हुआ था कि यहाँ के जो शासक थे जसवंत सिंह जी, जो कि अवयस्क थे, क्या थे, यहाँ का प्रशासन जो है उसका जो पीए था वो मॉरिसन था, वो संभाला था। मॉरिसन ने या रेजिडेंसी काउंसिल के अधीन इस तरीके से कर रखा था और 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के लिए कौन कौन थे? मेयो और गुर्जर जाति के लोगों ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह किया था। विद्रोह करने के बाद जैसे ही विद्रोह किया था तो मॉरिसन यहाँ से भागकर आगरा में चला गया था, आगरा में शरण ली थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। राजस्थान का अगर दूसरा विद्रोह अगर माना गया तो वो यहीं का विद्रोह माना गया था। पहला नसीराबाद के अंदर माना गया था, क्योंकि नसीराबाद के अंदर आपको अभी पढ़ा था, नसीराबाद के अंदर 28 मई को हुआ था और 28 मई से जस्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका 31 मई को विद्रोह हुआ था। तो भरतपुर का विद्रोह दूसरा विद्रोह रहा था, पहला नसीराबाद वाला था। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह इसी को माना जाता है। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह कहाँ पर है, तो आपको आंसर देना है भरतपुर का जन विद्रोह। और राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा का, क्योंकि कोटा के अंदर मैंने आपको बताया था कि लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जितने भी सैनिक अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारियों को मारकर इस राम सिंह जी वहाँ के सेकंड थे, महाराव राम सिंह को नज़रबंद कर दिया था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको जानकारी मैंने दे दी थी कोटा वाला। तो सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा वाला था, लेकिन प्रथम जन विद्रोह भरतपुर वाला, और दूसरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? आपका भरतपुर के अंदर, पहला नसीराबाद वाला। डेट वाइज, क्योंकि 28 मई को नसीराबाद में हुआ था और 31 मई को भरतपुर में हुआ था, इस वजह से ऐसा दूसरा विद्रोह माना जाता है। अब आगे हम देखते हैं धौलपुर का जन विद्रोह। देखिए, यहाँ के धौलपुर के जो शासक थे वो भगवंत सिंह जी थे, आपको याद रखना है। यहाँ पे अक्टूबर 1857 से लेकर दिसंबर 1857 तक ये जन विद्रोह रहा था। विद्रोह की जो शुरुआत थी वो देवा गुर्जर ने 3000 क्रांतिकारियों के साथ कर दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेतृत्व करता यहाँ पे रामचंद्र व हीरालाल थे, ये भी आपको याद रखना है। ये जो विद्रोही थे वो बाहर से आए थे। कहाँ से आए थे? ग्वालियर और इंदौर से यहाँ पे आए थे, और दिसंबर 1857 में पटियाला की सिख सेना के द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। तो ये एकमात्र ऐसा विद्रोह है जिसके बारे में आपको याद रखना है। एक ऐसा एकमात्र विद्रोह जिसके अंदर विद्रोही और सेना दोनों बाहर आकर इसमें आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया विद्रोही भी बाहर से आए थे और इसको दबाने के लिए जो सेना आई थी वो भी बाहर से आई थी। तो विद्रोही कहाँ से आए थे? ग्वालियर और इंदौर से आए थे। दूसरा, कौन सी सेना आई थी? पटियाला की सिख सेना आई थी, जो कि दमन करने के लिए आई थी। तो ये सारी की सारी जानकारी आपने अच्छे से पढ़ ली। ये लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन कौन से कहाँ किस तरीके से विद्रोह रहे थे। अब आगे हम व्यक्ति विशेष से थोड़ा सा जानकारी लेंगे, जैसे कि तात्या टोपे कौन था, तात्या टोपे ने कहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया, उसके बाद डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे, अमरचंद भाटिया कौन था, इस क्रांति का परिणाम क्या था, इसका प्रभाव कहाँ देखा गया, और इस क्रांति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन अलग अलग इतिहासकारों ने कहा था, तो वो सारी जानकारी अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्यक्ति विशेष से संबंधित तात्या टोपे। देखिए, तात्या टोपे के बारे में देख लेते हैं। इनका जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुराम था, इस तरीके से आपको याद रखना है। इनका जन्म 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, अहमदनगर नासिक के पास में महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इनके पिताजी पांडुरंग भट्ट थे, माता का नाम रुक्मणी था। सबसे पहले राजस्थान के अंदर ये कुवाड़ा, भिलवाड़ा के अंदर, भिलवाड़ा मंडल, कुवाड़ा मंडल के पास, मांडलगढ़ के पास पड़ता है, भिलवाड़ा के अंदर 8 अगस्त 1857 को ये यहाँ पे आए थे। फिर 9 अगस्त को रॉबर्टसन की सेना से पराजित हो गए थे, फिर आगे बढ़ गए थे। भिलवाड़ा में इस समय यहाँ पे मेजर रॉबर्टसन से पराजित होकर आगे बढ़े थे। फिर
श्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए, श्रीनाथ जी के दर्शन गोस्वामी जो तिलकायत गिरधारी जी ने यहाँ पे इनको दर्शन करवाए थे 14 अगस्त को, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर ये 16 अगस्त को नाथद्वारा जी से होते हुए फिर अजमेर के अंदर रूपनगढ़ में पहुंचे थे। रूपनगढ़ के अंदर ये अंग्रेजों से पराजित होकर बूंदी की तरफ चले गए और बूंदी के अंदर राव राम सिंह के पास चले गए, लेकिन इनको यहाँ पे सहयोग, यहाँ पे शरण नहीं मिला था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह जी के यहाँ पे पहुँचते हैं और एक सैनिक टुकड़ी जो कि गोपाल पलटन ने तात्या टोपे के साथ युद्ध किया और पराजित हो गए थे और झालावाड़ पर शासन स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी आपको याद रखनी है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार जो राव राम सिंह जी ने तात्या टोपे को 7 लाख रुपए का अनुदान दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रूपनगढ़ अजमेर से ये अंग्रेजों से पराजित हो गए थे, फिर बूंदी की तरफ चले तो बूंदी में राव राम सिंह जी ने के पास गए और इनको सहयोग नहीं मिला। लेकिन सूर्यमल मिश्रण ये कहते हैं कि राव राम सिंह जी को तात्या टोपे, मतलब राव राम सिंह जी ने तात्या टोपे को 7 लाख रुपए का अनुदान दिया था। किसने कहा था? सूर्यमल मिश्रण ने। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उनका ग्रंथ है वीर सतसई, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर सूर्यमल मिश्रण जी को के अनुसार पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है, लेकिन एक जनरल वे में अगर पूछा जाए तो आपको इस तरीके से भी आंसर देना है। तो झालावाड़ में किसको हराया था? तो आपको याद रखना है, झालावाड़ में गोपाल पलटन ने तात्या टोपे के साथ युद्ध किया और वो तात्या टोपे को से पराजित हो गए। फिर झालावाड़ के ऊपर इनका शासन स्थापित कर दिया था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये कहाँ पे विजिट हुए? झालावाड़ के अंदर। कौन? तात्या टोपे। फिर अंग्रेजी सेनापति ब्रिगेडियर पार्क ने जो है वो अंग्रेजों में उदयपुर के अंदर अंग्रेजों द्वारा पीछा किया गया था और ये पुनः वापस कहाँ चले गए थे? ग्वालियर पहुंच गए थे। कौन? तात्या टोपे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। उदयपुर तक ग्वालियर चले गए थे। इस तरीके से इनको पीछा करते हुए इस तरीके से अंग्रेजों ने पीछा किया था और वापस ये ग्वालियर चले गए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको वापस थोड़ा सा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे राजस्थान में तात्या टोपे ने सबसे पहले कहाँ से प्रवेश किया था? कुवाड़ा। कुवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? मांडलगढ़ में पड़ता है। और मांडलगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर। कब किया था? 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले प्रवेश किया था। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्टसन की सेना से पराजित हो गए थे। कौन? तात्या टोपे पराजित हो गए। फिर ये आगे बढ़े तो 14 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़, ये अजमेर में पड़ता है, नामक स्थान पर रॉबर्टसन से दूसरी बार पराजित हो गए थे। फिर ये वापस आगे बढ़े तो तात्या टोपे 16 अगस्त को नाथद्वारा यहाँ पहुंचे थे और नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने का श्रेय या फिर किसने करवाए थे? तो गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास ने इनको नाथद्वारा जी के, श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए थे नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा के बाद ये कोठारिया जो कि राजसमंद में पड़ता है, रावत जोत सिंह जी की शरण में चले गए थे। देखिए रावत जोत सिंह जी का पहले भी मैंने नाम लिया था, तो वो कौन थे? कुशाल सिंह जी, चंपावत कुशाल सिंह जी को शरण भी देने का कारण ये मतलब कार्य इन्हीं जोत सिंह जी को जाता है। तो ये भी आपको सेम टू सेम आपको याद रखना है। यहाँ पर इनको केवल और केवल रस सामग्री उपलब्ध करवाई गई थी। किनको? तात्या टोपे को। नाथद्वारा के बाद ये बूंदी की तरफ पहुंचे और उस समय तत्कालीन जो शासक थे राव राम सिंह जी ने यहाँ पर किसी तरीके से सहायता नहीं करी थी। तो सूर्यमल मिश्रण के अनुसार सहायता करी थी, 7 लाख रुपए अनुदान दिया था, लेकिन जनरल वे में यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इस तरीके से इनको कोई भी सहायता नहीं करी थी। ये पहला टेन्योर था। उस पहले टेन्योर के अंदर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया। अब दूसरी बार तात्या टोपे ने बांसवाड़ा की तरफ से राजस्थान में प्रवेश किया था। तो दिसंबर 1857 में ये मेवाड़ की तरफ पहुंचे थे। आपको याद रखना है क्योंकि मेवाड़ में ये बांसवाड़ा क्षेत्र मेवाड़ के अंदर ही आता था। तो 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा के शासक महाराव लक्ष्मण सिंह जी को यहाँ से हटाकर अधिकार कर लिया था, मतलब इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के बाद ये तात्या टोपे जो प्रतापगढ़ की तरफ पहुंचे, जहाँ दिसंबर 1857 को मेजर रोक यहाँ के पीए थे, मेजर रोक प्रतापगढ़ के। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रतापगढ़ के मेजर रोक जो कि पीए थे, उनकी सेना को ये पराजित करते हैं। फिर पराजित करने के बाद
तात्या टोपे जनवरी 1858 को सलूम्बर से फिर बिंडर और बिंडर के रास्ते ये चलते चलते टोंक पहुंचते हैं। कहाँ पे पहुंचते हैं? टोंक। अब आगे हम जानकारी लेते हैं। जनवरी 1858 को टोंक के अंदर मीर आलम खां के सहयोग से तात्या टोपे ने बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ में युद्ध में टोंक के नवाब जो वजीर खां था उस समय, जिसको वजीरुद्दौला भी कहते हैं, उसके सेनानायक था फैजुल खां, उसको पराजित कर अमीरगढ़ जो कि टोंक में, उस पर ये अधिकार कर लेते हैं। 6 माह तक ये शासन चलाते हैं। उसके बाद अगस्त 1858 में जयपुर के मेजर ईडन से पराजित होकर नरवर एमपी के अंदर पड़ता है, उसके जंगलों में ये चले जाते हैं, उसके जंगलों में छुप जाते हैं। लेकिन इनके एक मित्र होता है जिसका नाम था मानसिंह नरूका। इस मानसिंह नरूका को अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा लालच दिया था। उस लालच में इस मानसिंह नरूका ने उनके साथ गद्दारी करी, विश्वासघात किया और उनको सारे उसके तात्या टोपे के बारे में सारी जानकारी दे दी थी। तो मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार किया था एमपी के अंदर, और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी जो कि एमपी में पड़ती है, वहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये भी इस तरीके से आपको याद रखना है। नोट के अंदर आपको याद रखना है, टोंक का प्रमुख क्रांतिकारी मीर आलम खां था और टोंक विद्रोह में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था। तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। अब हम जो डूंगर जी और जवाहर जी से संबंधित जानकारी लेते हैं। ये दोनों आपस में चचेरे भाई हुआ करते थे। बटोट गांव सीकर यानी पटौदा सीकर या पटौदा सीकर के जमींदार से संबंधित है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। दोनों शेखावत राजपूत थे। इनका वास्तविक नाम जो था वो एग्जाम में पूछा गया है। वास्तविक नाम क्या है डूंगर जी और जवाहर जी का? तो आपको बलजी और भूरजी याद रखना है। इनके सहयोगी भी थे और ये सहयोगी से अंग्रेजों को लूट कर वो जो धन था वो गरीबों में और किसी अच्छे काम में वो खर्च करते थे। तो आपको याद रखना है इनके सहयोगी कौन था? लोटिया जाट, सावता मीणा और कन्या मीणा। लोटिया जाट रिंगस गांव सीकर के लोटू निठारवाल थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये लूटपाट के देवता माने जाते हैं। कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। देखिए, छेड़छाड़ के देवता आपको याद रखना है और लूटपाट के देवता भी आपको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप इसमें कमेंट में करिए छेड़छाड़ के देवता किसको माना गया है और लूटपाट के देवता अभी हमने बताया डूंगर जी और जवाहर जी। बताइए, कमेंट करके बताइए छेड़छाड़ के देवता किसको माना गया है। चलिए मैं बता देता हूँ, इलो जी को छेड़छाड़ के देवता माने गए हैं। चलिए, 1838 से 46 के बीच में आगरा की जेल में इनको कैद करके रखा था। किनको? डूंगर जी और जवाहर जी को। 1846 ईस्वी को कन्या मीणा और लोटिया जाट के सहयोग से इनको आज़ाद कर दिया था। 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर में पड़ता है। इस सेवर जेल को इन्होंने लूटा था। कब? 1846 ईस्वी में। फिर 1847 ईस्वी में नसराबाद छावनी को भी लूट लिया था। जैसे ही लूटा, यहाँ से 27,000 रुपये यहाँ से लूटे थे। लूट कर धनौप माता व पुष्कर में सीढ़ियाँ बनवाई थी। धनौप माता बिलोड़ा में पड़ती है जबकि पुष्कर अजमेर में पड़ता है। और कप्तान एडवर्ड की यहाँ पे हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से इनको डूंगर जी और जवाहर जी को आपको याद रखना है। लूटपाट के देवता माने गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये लूट पाट करते थे। अंग्रेजों से पैसा धन लूट कर अच्छे कार्य में ये खर्च किया करते थे। अब हम अमरचंद भाटिया के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के भामाशाह दो हैं, दोनों में से दूसरे यही कहलाते हैं 1857 की क्रांति के भामाशाह अमरचंद भाटिया। देखिए, इनका जन्म 1793 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। इनके पिताजी ज्वेलरी व्यवसायी थे। देखिए, पिताजी थे वो ग्वालियर के अंदर सिंधिया राजपूत थे और जो कि अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। तो इनकी जो पिताजी थे वो राजकोष के अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। ग्वालियर के अंदर सिंधिया राजाओं के राजकोष के अध्यक्ष इनके पिताजी थे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर ग्वालियर के अंदर कौन थे? झांसी की रानी और तात्या टोपे यहाँ पे अधिकार कर रहे थे।
इस झांसी की रानी और तात्या टोपे को सारा का सारा राजकोष दान दे दिया था। किसने? अमरचंद भाटिया ने। कब दिया था? 8 जून 1858 को। 8 जून 1858 को जैसे ही इन्होंने सारा राजकोष वाला खजाना था वो इस रानी को दे दिया, तो अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी की सजा दे दी, फांसी दे दी गई थी। राजद्रोह का जैसे मुकदमा लगाकर इनको फांसी दे दी गई थी। तो फांसी कब दी? 22 जून को याद रखना है। और राजस्थान का ये शहीद होने वाला सबसे पहले अमरचंद भाटिया थे, राजस्थान का प्रथम शहीद। दूसरा राजस्थान का मंगल पांडे। 1857 की क्रांति से संबंधित याद रखना है। और 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया। राजस्थान का दूसरा भामाशाह ही कहलाते हैं, क्योंकि पहला महाराणा प्रताप के समय थे, दूसरा अमरचंद भाटिया को माना गया है। अब आगे हम देखते हैं ये जो क्रांति हुई है, इस क्रांति का असफल रहने के कारण क्या क्या रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्रांति असफल रही थी 1857 की क्रांति। तो कारण के पीछे देखिए, सबसे पहले कारण क्या था कि क्रांति में नेतृत्व का अभाव था। कोई नेतृत्व करने वाला कोई एक आदमी नहीं था जिसने कि सही डायरेक्शन की वजह से ये क्रांति सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं था। दूसरा, निश्चित समय पर प्रारंभ न होना। एक साथ क्रांति नहीं हुई थी, क्योंकि 28 तारीख को कहीं हुई थी, फिर 31 तारीख को कहीं हुई थी, कहीं 3 तारीख को हुई थी। तो अलग अलग तारीख को होने की वजह से यहाँ पे एक तारीख निश्चित नहीं होने की वजह से यह असफल रही थी। नेक्स्ट कारण क्या था कि देशी रियासतों के जो राजा थे वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी थे, इन अंग्रेजों का साथ दिया था। जितने भी देशी राजा थे, शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। इस वजह से भी ये क्रांति असफल रही थी। नेक्स्ट कारण क्या था? शिक्षित वर्ग जो थे, वो शिक्षित वर्ग इस क्रांति के प्रति उदासीन थे। उदासीन रवैये की वजह से भी ये क्रांति असफल रही थी। नेक्स्ट, हथियारों का अभाव। अंग्रेजों के पास नए नए तरीके के हथियार थे, जिसकी वजह से इन क्रांतिकारियों को दबाने में पूरा सहयोग मिला था उनको। लेकिन यहाँ क्रांतिकारियों के पास किसी तरीके से अच्छे हथियार नहीं होने की वजह से वो इस क्रांति को सफल करने में असफल रहे थे। अब क्रांति तो हो गई, लेकिन इस क्रांति से कुछ प्रभाव तो पड़ा। वो प्रभाव क्या क्या पड़े वो आपको याद रखने हैं। देखिए, भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। भारत का शासन किसके अधीन कर दिया? महारानी के अधीन कर दिया। फिर गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और वायसराय यहाँ पे सर्जन कर दिया। वायसराय का पद सर्जन कर दिया था। तो भारत का अंतिम जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है। इससे किसानों को आंदोलन करने की प्रेरणा मिल गई। किसान अब आंदोलन करने के प्रति जागरूक हो गए। किस किस तरीके से आंदोलन किया जाएगा, उनकी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से हम कोई भी आंदोलन करेंगे तो उसको सफल करने में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे प्रभाव पड़े। फिर स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति। इस जन क्रांति से, इस क्रांति 1857 की क्रांति से सभी लोगों के अंदर एक स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति जन जागृति कैसे करी जाएगी, इसके प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सजग और सीख गए थे कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति जन जागृति ये एक अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो ये था पूरा का पूरा प्रभाव, कारण और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन रहे थे। अब एक और टॉपिक था जो मैं इसके साथ सम्मिलित कर देता हूँ। जैसे क्रांति के संदर्भ में जितने भी इतिहासकार रहे हैं उनके अलग अलग कथन रहे थे। कौन कौन से कथन रहे थे वो आपको देखते हैं। जैसे वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसकी संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास, इसको इस तरह से कहा गया। अशोक मेहता और बेंजामिन डिजाइली के द्वारा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इस तरीके से कहा गया। L.E.R. रीज के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, इस तरीके से बताया गया। सर आउट्रम और W. टेलर के द्वारा हिंदू मुस्लिम विद्रोह मना गया। सर जॉन होम्स, लॉरेंस और शिले के द्वारा सैनिक विद्रोह मना गया।
आर मजूमदार के द्वारा न तो ये राष्ट्रीय विद्रोह, सैनिक विद्रोह और न ही जन विद्रोह था। इस तरीके से आर मजूमदार के द्वारा माना गया। और उस 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो पीएम था, प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्स्टीन था। तो आपको पॉम्स्टन या पॉम्स्टीन के बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपने अच्छे से पढ़ा, इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप कहीं पर भी इस वीडियो को एक बार नोट कर लीजिए, टाइम लगेगा, लेकिन इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। मेन मोटिव आपका एग्जाम ही है, क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जिस तरीके से भी आपको आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ देंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो, कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक का आप तक पहुंचते रहें और आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते हुए हमेशा नॉलेज को में चार चांद लगाते रहें। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।